नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वचन का पक्का। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुरेश भैया खुद तो स्वर्ग सिधार गई और जाते जाते अपनी बेटी का जीवन सुरक्षित करने के नाम पर सुधा का जीवन नरक बना गई, साथ ही अपने लंगोटिया यार के बेटे का भी। सुरेश के लंगोटिया यार यानी रमेश इकलौते बेटे वीरू के एक सीधे साधे पिता थे। उधर सुरेश की भी इकलौती बेटी थी सुधा। सुरेश और रमेश की बचपन से ही बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। इंटर तक की पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की थी, पर आगे चलकर समय और परिस्थितियों ने दोनों को दूर कर दिया था। रास्ते की दूरियां तो हुई, पर दोनों के दिल सदा एक दूसरे के समीप ही रहे। जवानी की दहलीज पर खड़े हंसते खेलते सुरेश के परिवार पर अचानक गाज गिर पड़ी। सुधा 5 साल की भी पूरी नहीं हुई थी कि उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। सुरेश की आयु अभी मात्र 30 वर्ष ही थी। समाज के चलन, दुनियादारी और छोटी बच्ची के लालन पालन का हवाला देकर सुरेश पर बहुतों ने दबाव बनाया, पर सुरेश ने किसी की नहीं सुनी। दूसरा विवाह करके सुधा को सौतेली माँ के आंचल में डालना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया। सुरेश ने बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़े नाजों से पाला था। सुधा 25 वर्ष की हुई तो सुरेश ने उसके लिए वर की तलाश प्रारंभ कर दी थी, पर विधि का विधान कुछ और ही था। अनायास सुरेश बीमार हो गए। बहुत दवा, इलाज, दुआ, ताबीज सब कुछ किया गया, पर बीमारी पकड़ में नहीं आई। और फिर जब पकड़ में आई तो कैंसर रोग में तब्दील हो चुकी थी। आखिरी स्टेज पर थी। केस बहुत बिगड़ चुका था, कोई इलाज नहीं था। अतः दिन गिनने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं था। रमेश अपने परिवार में पूरी तरह सुखी थे। कपड़े का व्यवसाय बढ़िया चल रहा था। पिता व्यवसाय चलाती थी। पुत्र वीरू एक शुगर मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। तनख्वाह तगड़ी थी। मिल मालिक एक ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति थे। उनके और भी कई तरह के कारोबार थे। 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। दुर्भाग्य से बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बेटी ही उनके सारे कारोबार में देखरेख करती व हाथ बटाती थी। वीरू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए मालिक की उस पर विशेष कृपा रहती थी। और उनकी बेटी रंजना की भी। वह दिन पर दिन वीरू के करीब आती जा रही थी। उसका साथ पाने के लिए तरह तरह के बहाने वह तलाशती रहती थी। कभी हिसाब किताब देखने समझने के बहाने, कभी जांच पड़ताल करने के नाम पर, किसी व्यापारी दौर पर जाने के बहाने। बस उसकी निकटता पाना चाहती रहती थी वह। ऐसा नहीं कि वीरू आकर्षित नहीं था, लेकिन वह बहुत सोच विचार और सूझबूझ वाला इंसान था। वह नहीं चाहता था कि उसका आकर्षण उसके लिए एक दिन दर्द की गांठ बन जाए। दोनों परिवारों में हैसियत के आधार पर जमीन आसमान का अंतर था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि एक दिन सुरेश का फोन रमेश के पास आया। उसने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए बड़ी ही मायूसी से उसे अपने पास बुलाया था। रमेश बेटे को साथ लिए जो पहली बस मिली उसी से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। सुरेश ठट्ठी सी देह लिए बिस्तर पर पड़े हुए थे। शरीर निर्जीव सा हो रहा था। उसकी करा रमेश के हृदय में तीर सी चुभी जा रही थी। हर खांसी में खून आ रहा था। उल्टी भी खून भरी हो रही थी। रमेश समझ गए कि ये इनकी आखिरी घड़ी है, लेकिन जाने से पहले सुरेश क्या कर जाएगा इसका रमेश को भला कहाँ पता था। आधी रात के समय यकायक सुधा की चीख से बगल के कमरे में सोए रमेश और वीरू जाग पड़े और दौड़े हुए उनके कमरे में पहुँचे तो सुरेश को खून की उल्टी हो रही थी। आंखों से बहती जलधारा को आंचल से पोंछती हुई सुधा एक प्लास्टिक का टब उनके सामने लगाए हुए थी।
रमेश ने टब उसके हाथों से ले लिया। वीरू सुरेश की पीठ सहला रहा था। उल्टी कर चुकने के बाद उन्हें कुल्ला करवाकर जब लिटाया गया तो वे कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। रमेश सब जानते समझते हुए भी झूठा आश्वासन देते हुए बोले, घबराओ नहीं सुरेश भैया, अब तुम ठीक हो जाओगे। गंदा खून निकल गया, थोड़े दिन की दवा में तुम चलने फिरने लायक तो हो ही जाओगे। सुरेश खुद समझदार था, मुस्कुराकर बोला, भैया रमेश, हमारे दिन तो पूरे हो गए हैं, जाने का कोई दुख भी नहीं है, पर सुधा का कुछ नहीं हो पाया। आत्मा में यही तड़प बनी रहेगी। रमेश ने सुरेश का सिर सहलाते हुए भरे गले से कहा, काहे भैया, काहे आत्मा को कष्ट देते हो, उसका चाचा तो है ना। बस रमेश का इतना कहना था कि सुरेश ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, सच कह रहे हो भैया, मेरे बाद तुम ही तो हो जो इसके सिर पर हाथ रखोगे। पल भर ठहर कर उन्हें बोले, मुझे एक वचन दे सको तो मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकूंगा। रमेश भला क्या जानते थे कि यही एक वचन उनके परिवार की पूरी रूपरेखा ही बदल डालेगा। उन्होंने सुरेश के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े अपनत्व के साथ कहा, अरे कहो ना भैया, इतनी दुविधा में क्यों पड़े हो? क्या हमारा तुम्हारा कुछ बांटा है? मेरी बेटी को किसी अच्छे घर की बहू बनवा देना, कहकर अपने गमछे में मुंह छुपाकर सुबक पड़े थे सुरेश। उधर रमेश बिना आगा पीछा सोचे पूरी तरह भावना में बह गए। हाँ हाँ सुरेश भैया, उसकी चिंता आप ना करो, उसे तो मैं अपने ही घर की बहू बना लूँगा, अपनी ही धुन में। दोस्त के प्यार में डूबे हुए रमेश इतनी बड़ी बात कह तो गए, पर दूसरे ही पल उनकी नज़र पास खड़े बेटे पर पड़ी जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। पिता की दृष्टि अपने चेहरे पर पड़ते ही वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। पीछे ही रमेश भी बाहर निकले, पर अभी वे वीरू से कुछ बात करते कहते कि सुधा की आवाज़ से वापस सुरेश के पलंग की ओर दौड़ आई। सुधा बार बार बाबूजी बाबूजी, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलिए, बोले जा रही थी। पर बाबूजी होते तब तो बोलते, वह तो इस संसार को छोड़कर कहीं बहुत दूर जा चुके थे। रमेश और वीरू सुधा को साथ लिए जब अपने घर पहुँचे तो रमेश की पत्नी सुनंदा कुछ अचंभित तो हुई, पर बोली कुछ नहीं। थोड़ा सुस्ताने और पानी वानी पी चुकने के बाद जब वीरू अपनी ड्यूटी पर चला गया तो पति पत्नी की आपस में बातचीत हुई। सत्य से अवगत होने पर सुनंदा आश्चर्यचकित रह गई। उसे लगा उसके ऊपर कोई बड़ा पहाड़ गिर पड़ा है। सुधा एक बहुत ही साधारण रूप रंग की लड़की थी, जबकि सुनंदा ने अपनी बहू के रूप में जिस रूपवती कन्या की कल्पना की थी वह बिल्कुल ही अलग थी। सुधा उनके बनाए उस अनुमानित फ्रेम में कहीं से भी नहीं समा पा रही थी, लेकिन जो होना था वह तो हो ही चुका था। पत्नी और पुत्र की अनिच्छा के बावजूद रमेश को सुरेश को दिया हुआ वचन तो निभाना ही था, अपनी बात तो रखनी ही थी। आखिर ऊपर जाकर भी तो उन्हें कुछ जवाब देना था। वीरू अपनी छुट्टियों का काम निपटाने में लगा हुआ था कि चपरासी ने आकर रंजना मैडम का बुलावा सुना दिया। रंजना ने बिना किसी भूमिका के कहा, ऐसा है मैनेजर साहब, काली पहाड़ी वाली मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, हमें वहां चलना पड़ेगा। फिर यकायक वीरू के चेहरे को पड़ती हुई सी बोली, क्या बात है मैनेजर साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, सब ठीक ही तो है। वीरू नींद से जागा और निरर्थक सहज होने का प्रयास करते हुए बोला, गुड, तो चलिए, गाड़ी तैयार है। मुस्कुराते हुए रंजना अपना पर्स उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। वीरू मरे मन से अपनी नौकरी कर रहा था, क्योंकि नौकरी तो करनी ही थी। इधर रमेश
जल्दी से जल्दी वीरू और सुधा को पक्के बंधन में बांध देना चाह रहे थे, क्योंकि एक कुंवारी लड़की का इस तरह घर में रहना चर्चा का विषय बन सकता था। अतः रमेश ने कुछ ही दिनों में ठीक ठाक घड़ी मुहूर्त देखकर 10-5 नज़दीकी लोगों के बीच वीरू और सुधा का विवाह कर दिया। वीरू के लिए ये बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। वीरू ने पहली रात ही सुधा को साफ साफ कह दिया कि उसने ये शादी पिताजी का मन रखने के लिए ही की है। तुम इस घर की बहू बनकर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का स्थान कभी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये रिश्ता बिना मेरी इच्छा जाने पूछे मुझ पर थोपा गया है। सुधा बहुत रोई कल्पी, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। वह बेचारी बिना गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हो चुकी थी। जो सामने था उसे ही अपनी नियति मान लेने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था उसके पास। कुछ कहती भी तो किससे, उसकी सुनने वाला था ही कौन। सासू माँ से तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। वे अपने पति के सामने तो सुधा से बड़ा ही लाड़ दिखाती, पर उनके पीठ पीछे जो ना कह दें वही कम था। और बेटे के सामने तो ऐसे ऐसे ऐब निकालती थी कि कहीं भूले भटके भी वीरू के दिल में उसके लिए प्रेम पैदा ना हो जाए। उनका हर पल सुधा को घर से निकालने के लिए नए नए बहाने खोजने में बीतता था। माँ बेटे की नज़र तो बस रंजना और उसके धन पर ही लगी हुई थी। बेचारी सुधा ले दे के रमेश की बहू बनकर रह गई थी। वे बेचारे उसको समझाते, बेटी थोड़ा धैर्य से काम लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अचानक उस पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है ना, इसी से वह नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अभी वह शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुम घबराओ मत, जल्दी ही वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। सुधा का जीवन एक नौकरानी से भी बुरी स्थिति में बीत रहा था। रमेश और वीरू सुबह के निकले, शाम ढले घर वापस लौटते थे। सुधा दिन भर खटती रहती, मैले कीचड़ कपड़ों में लिपटी हुई घर का सारा काम करती। सांझ ढली सासू माँ बड़े प्यार भरे शब्दों में कहती, अरे बहू जरा कपड़े लत्ते का तो ध्यान रखा करो, दिन भर का थका हारा पति घर आएगा तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर क्या खुश होगा। नया नया ब्याह हुआ है, थोड़ा बन संवर कर रहा करो। ऐसा ही वह अक्सर किसी न किसी रूप में किया करती थी। कभी कभी सुधा को सासू माँ की बातें मायावी सी लगा करती थी, लेकिन वह उसके शब्द जाल को भला क्या समझ पाती। नतीजा यह है कि वह उसमें ही फंसती चली गई। वीरू जब घर आता तो सुनंदा उसे सीधे अपने कमरे में बुला लेती और साथ ही बहू को चाय जलपान आदि वहीं पहुंचाने के लिए हुक्म भी दे देती, और फिर बेटे को अकेला पाकर अपने तेज तीखे तीर चलाने शुरू कर देती। अरे बेटा, ना जाने तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था जो ऐसी लड़की उठाकर ले आए। ना रूप ना रंग, ना गुण ना ढंग, घर के कामकाज में तो इसका रत्ती भर भी दिल नहीं लगता है, और जो कुछ करती भी है वह भी उल्टा पुल्टा बेढंगे पने से। मैं तो मर ही जाती हूँ खटते खटते। ये महारानी जी तो सुबह से नहा धोकर सिंगार पटार करके सज धज के इधर से उधर टहलती रहती है, फिर पल भर कर रुक कर के बेटे के और करीब सरक कर जैसे कोई गुप्त बात कहने जा रही हो। और हाँ, यहाँ तो ये किसी को जानती पहचानती भी नहीं है, फिर पता नहीं क्यों बार बार बाहर झांकती रहती है, कभी दरवाजे से कभी खिड़की से, और फिर अगर कहीं छत पर चढ़ गई तब तो उतरने का नाम ही नहीं लेती है, जब तक कि बुलाओ नहीं। मैं खाना बनाकर जब खाने के लिए बुलाती हूँ तब जाकर कहीं नीचे आती है, और जब खाना खाकर सोती है तो तेरे आने से पहले ही उठती है। वीरू झल्ला उठता और कहता, माँ मुझे क्यों उसकी राम कहानी सुनाती रहती हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सुनंदा फिर भी बाज न आती।
अरे बेटा, मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो यह खोटा सिक्का उठाकर ले आए। अरे किसी का कल्याण ही करना था तो कोई और घर तलाश लेते। अपना ही घर मिला था क्या उन्हें तबाह करने के लिए? और फिर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बेटे की बाह पकड़कर कहती, अब तो बेटा तुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। इसी तरह सुधा से पिंड छुड़ाने के रास्ते तलाशने में लगी रहती थी सुनंदा। समय बीतता गया और फिर एक दिन मंदिर से लौटते वक्त सुनंदा ने वीरू को रंजना के संग कार में देख लिया था। शाम ढले, वीरू घर आया तो सुनंदा ने उसके बारे में पूछा तो वीरू ने जो सच था कह दिया। पर सुनंदा की आंखों में उन दोनों का कार में बैठने का तरीका गड़ा हुआ था। उसने तिरछी नज़रों से देखते हुए बेटे से प्रश्न किया, बस इतना ही? वीरू ने यूँ तो माँ को और कुछ नहीं बताया, पर तब से ही सुनंदा ने वीरू को पूरी तरह रंजना की बाहों में ढकेलने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। यूँ वीरू इतना भी हृदयहीन नहीं था। वह समझता था कि सुधा बेकसूर है, पर दूसरी तरफ उसका भी तो कोई कसूर नहीं था जो बिना उसकी राय जाने पिताजी ने उसके जीवन का इतना बड़ा फैसला कर डाला। अपने को बहुत समझाता, पर इतनी बड़ी काया में जो नन्हा सा मन है वह बार बार हावी हो ही जाता था। अपने को बहुत समझाने के बावजूद वीरू सुधा को अपना ना सका, बल्कि विवाह के बाद अपनी ओर बढ़ती रंजना की ओर स्वयं उसके भी कदम कुछ तेजी से बढ़ने लग गए थे। रंजना को खुश तो होना ही था। उसकी इतने दिन की मेहनत रंग ला रही थी, किंतु उसे आश्चर्य भी कम नहीं था कि सदा कटा कटा रहने वाला ये वीरू इतना सहज कैसे हो गया। अब वीरू उसके साथ कहीं आने जाने में कतराता या आनाकानी नहीं करता था। कार में चलते वक्त रंजना के लाख कहने पर भी उसके बगल की सीट पर न बैठकर आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इधर जब कभी भी ऐसा मौका आया, रंजना के एक बार कहने पर ही वह बड़ी सहजता से उसके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाता था। बहुत सोचने के बाद भी रंजना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसे वीरू के विवाह का भी पता लगा था, लेकिन बातचीत के दौरान वीरू ने विवाह से कभी कोई क्षुब्धता भी जाहिर नहीं की थी, इसीलिए वह बड़े असमंजस में थी। लेकिन वह वीरू से अपने आप को दूर भी नहीं रख पा रही थी। उधर सुनंदा की हर हरकत वीरू और रंजना की प्रेम अग्नि को हवा दे रही थी। वह समय समय पर उस अग्नि में घी डालती ही रहती थी। कभी बेटे से रंजना को घर लिवा लाने को कहती, कभी वह स्वयं आ पहुँचती तो खूब जमकर चाय नाश्ता कराती। साथ साथ उसके सम्मान में, उसके गुणों के बखान में खूब बढ़ चढ़ के बोलती। सुधा को बुरा तो लगता, पर वह शांत बनी रहती। फिर जब उसका पति ही उसका नहीं था तो भला ऐतराज करती भी क्यों? सुनंदा अक्सर वीरू को रंजना के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का मौका दिया करती थी। आग और घी को जानबूझकर एक जगह इकट्ठा करने का जुगाड़ किया करती थी। सुधा से कभी सीधे मुंह बात न करने वाली सुनंदा रंजना की उपस्थिति में बड़े प्यार से कहती, चल बहू, जरा मोड़ से कुछ सब्जी ही ले आए। अकेले तो मुझसे झोला उठकर चला नहीं जाएगा। इस तरह वीरू और रंजना को एकांत देने के लिए कभी डॉक्टर के यहाँ तो कभी मंदिर, और कुछ नहीं तो पड़ोसी के घर चली जाती। साथ ही बहू को ले जाना कभी भूलती नहीं थी। उसके ये हथकंडे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी कही गई है। यहाँ भी कुछ वैसा ही घटित हो गया। माना कि वीरू ने सुधा को अपनी पत्नी नहीं माना था, पर वह ब्याह तो उसके साथ ही हुआ था। माना कि उसकी सुहागरात नहीं बनी थी, पर वह सुहागन तो थी ही। यही कारण था कि एक दिन उस पर सुहाग का भूत सवार हो ही गया। उसने वीरू के घर लौटने पर बड़े दबे शब्दों में प्रश्न किया,
मेरी क्या गलती है? गलती? कैसी गलती? प्रश्न के बदले में वीरू ने एक रूखा सा प्रश्न उछाल दिया उसकी तरफ। यही कि मैं खुद तो आपके घर चली नहीं आई हूँ। जो हुआ, जब सब आपकी जानकारी में हुआ तो आप मना भी तो कर सकते थे। सुधा उस दिन पूरे रौद्र रूप में आ चुकी थी। बाबूजी की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में मेरी क्यों जिंदगी दांव पर लगाई आपने? इससे तो अच्छा था आप लोग मुझे वहीं छोड़ आए होते, किसी न किसी तरह जीवन काट लेती। एक ही दुख होता कि मेरा कोई नहीं है, पर सबके होते हुए अकेली होने की पीड़ा तो ना झेलनी पड़ती। और सुधा का इतने दिनों का बंधा हुआ बांध टूट ही गया। वह वहीं धरती पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। वीरू, जो अभी तक सब कुछ सुन रहा था, बिना कुछ बोले बस पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। सुनंदा, जो अभी तक मूक दर्शक बनी सब देख सुन रही थी, बेटे के जाते ही घायल शेरनी की तरह पंजे झाड़कर बिफर पड़ी। अरे तो अब क्या बिगड़ गया है? अब चली जाना। तेरा बाप जाते समय घर थोड़ा ही साथ ले गया है। वीरू के बाबूजी को अभी तक कोई ग्राहक भी तो नहीं मिला है। पल भर ठहर कर फिर आंखें मटका कर बोली, और मिलेगा भी क्यों? जिस घर में कैंसर जैसी बीमारी से किसी आदमी की मौत हुई हो, उसे कोई खरीदेगा ही क्यों? क्या उसे अपना परिवार प्यारा नहीं होगा? चुप रहो वीरू की माँ, बहुत बोल चुकी। रमेश, जो अभी तक दरवाजे के पीछे से सब सुन रहे थे, चौखट में दाखिल होते हुए बोले। रमेश आगे कुछ बोलते उससे पहले ही, बाबूजी मुझे पापा के घर पहुंचा दीजिए, कहते हुए सुधा उनके पैरों पर गिर पड़ी। रमेश भावुक हो उठे। उन्होंने सजल नेत्रों से सुधा को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बस बस बेटी, शांत हो जा। मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे जीते जी तुझे कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। है बाबूजी, चिंता करने की ज़रूरत तो है ही। मैं आपकी बेटी बनकर भी तो आपके घर में रह सकती थी, आपके घर का रख रखाव करती, आपकी और अम्मा जी की सेवा करती। अभी भी तो वही कर रही हूँ। क्या इसके लिए बहू का रूप धारण करना जरूरी था बाबूजी? सुधा की समझी आंतरिक पीड़ा उस दिन मुखर हो उठी थी। ऐसे वक्त में रमेश ही उसके एकमात्र आधार थे। उस दिन उसने वह सब कुछ कह डाला जो इतने दिनों से उसके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। रमेश अवाक से सब सुन रहे थे। उन्हें आश्चर्य था कि सुधा इतना कुछ अपने अंतर में दबाकर कैसे रख पाई। इससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का था उन्हें कि एक ही घर में रहते हुए वे इन सभी बातों से अनभिज्ञ कैसे रहे। उनकी क्रोध से भरी दृष्टि जब सुनंदा की ओर उठी तो वह यकायक कांप उठी। बहू पर बरसती ससुर की ममता ने उसे कोई बड़ा षड्यंत्र करने की योजना बनाने पर मजबूर कर दिया था। रमेश ने उस समय सुधा को तो किसी तरह शांत कर दिया, लेकिन उनके स्वयं के अंतर में अशांति का एक बहुत बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ था। उन्हें सुधा की चिंता सताने लगी थी। उसका भविष्य सुरक्षित करना अब उन्हें आवश्यक लगने लगा था। बेटे से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन मन ही मन उन्होंने एक योजना बना ली थी। उन्होंने सुरेश का मकान बेचने के प्रयास तेज कर दिए। उनका विचार था कि सुरेश का मकान 40 से 50 लाख के बीच बिक जाएगा और वे उस पूरी रकम को सुधा के नाम से बैंक में जमा कर देंगे तो वीरू और सुनंदा की भावना उसके प्रति अवश्य ही बदल जाएगी। लेकिन वैसा कुछ भी होता इससे पहले सुनंदा अपनी योजना में सफल हो गई। उसे तो बस रंजना और उसकी दौलत ही दिखाई पड़ रही थी। अभी तक तो वह सुधा को तंग करके घर से भगा देने की योजना ही बनाया करती थी, पर ससुर की बहू के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रीति देखकर उसे लगा हल्की योजना से काम नहीं चलेगा। इस काम में सफलता के लिए
कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और फिर जैसा कि युगों से होता आ रहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही यहाँ भी हो गया। सुनंदा ने अपने मस्तिष्क में एक ब्रह्मास्त्र योजना बना डाली। बहुत सोच विचार के बाद उसे एक सूत्र मिल ही गया। सुधा के विवाह के कुछ दिनों बाद सुरेश का कोई दूर के रिश्ते का भतीजा अनुज कहीं से अता पता खोज खाज के रमेश के घर आ पहुंचा था। बस सुनंदा को बैठे बिठाई एक सूत्र मिल गया। अरे बहू, तुम्हारा भाई जो एक बार आया था, थोड़ा रुककर सोचती सी, क्या तो नाम था उसका? हाँ, अनुज। फिर कभी नहीं आया? कोई खबर अवर भी उसकी कहाँ है? बड़े प्यार भरे लहजे में सुनंदा ने सुधा से पूछा। सुधा को आश्चर्य तो हुआ, पर प्यार और अपनेपन की प्यास में डूबी वह बेचारी उनकी कुटिलता की सीमा किस हद तक जा सकती है, इसका तनिक भी अनुमान नहीं लगा पाई और उनके प्रेम पगे शब्दों के जाल में फंसती हुई बोली, नहीं अम्मा जी, मुझे तो कोई खबर नहीं है। साधारण सा उत्तर था उसका। वीरू को फ़ोन नंबर तो दे गया था शायद, तुम ही फ़ोन कर लेती। दुखी सा चेहरा बनाते हुए आगे बोली, बेचारा बेमाँ का बच्चा, अपनों से हाल खबर होती रहे तो इंसान को ढांढस रहता है। और सुधा फंस गई सासू माँ के बिछाए हुए जाल में। उसे क्या पता था कि मीठी छुरी की तेज धार पर उसने अपना पाँव रख दिया है। अनुज से फ़ोन पर हालचाल हुआ तो सासू माँ ने कहा कि उसे कहो ना, कभी इधर भी घूम जाया करे। फतेहपुर से कानपुर भला दूर ही कितना था। अनुज का आना जाना चालू हुआ तो सुनंदा के मीठे बोलों और सुधा के बनाए स्वादिष्ट भोजन व अपनेपन ने उसे ऐसा बांधा कि उसका आना जाना बढ़ता ही चला गया। बहन का घर उसे अपना ही घर लगने लगा था। सुधा को भी अच्छा लगता कि उसके जीवन के मनहूस दायरे में कोई अपना तो मिला जो निश्चल निष्कपट भाव से दो बातें करता है। सासू माँ के अतिशय प्रेम जाल में फंसी भला वह क्या जानती थी कि पूरी बिसात उसे ही बर्बाद करने के लिए बिछाई गई है। अनुज अक्सर शनिवार रविवार को ही आता था। होनी भी अपना काम कैसे कर डालती है भला कब कोई जान पाया है। पहले तो वह गलत व्यक्ति का साथ देती ही देखी गई है, भले ही बाद में उसे करने का फल भोगना ही पड़े। एक शनिवार को कुछ ऐसा ही घटित हो गया। सुनंदा लगभग हर शनिवार को किसी न किसी बहाने से घर से टल जाने का प्रयास करती थी ताकि कोई छोटा सा भी मौका हाथ लग जाए तो उसका काम बन जाए। उस दिन वह सुबह सुबह कहीं प्रवचन सुनने का कहकर घर से निकल गई। सुधा को पिछले 2 दिन से हल्का हल्का बुखार आ रहा था। सुनंदा के जाने के बाद उसने किसी तरह घर के कामकाज निपटाकर अपनी दवा खाई और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। थकावट और बुखार के कारण टूटा हुआ शरीर लेटते ही उसकी आंख लग गई। नींद अभी गहराई भी नहीं थी कि कॉल बेल बज उठी। कमजोर शरीर, कच्ची नींद, उठते ही उसे चक्कर आ गया और दरवाजे के पास पहुंचते पहुंचते वह गिर गई। सिर दीवार से जा लगा और उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर खड़े अनुज के कानों में उसकी चीख पड़ी तो वह भी घबरा गया और बोला, क्या हुआ दीदी? सुधा ने किसी तरह खड़े होकर दरवाज़ा तो खोल दिया, पर खड़े होते ही उसे पुनः जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। फिर उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। अनुज, रमेश और सुनंदा भी वहीं मौजूद थे। रमेश उसके सिरहाने बैठे उसका सिर सहला रहे थे। उसे होश में आया देखकर बोले, अब कैसी हो बेटी? सुनंदा एक किनारे कुर्सी पर बैठी हुई थी, चेहरा तमतमाया हुआ सा था। तभी पास खड़े अनुज पर उसकी नज़र पड़ी और उसे याद आया कि दरवाज़ा खोलने से पहले उसने अनुज की आवाज़ सुनी थी।
अनुज ने ज्यों ही पास जाकर पूछा, अब कैसी हो दीदी? बस फूस में लगी आग की तरह उबल ही तो पड़ी सुनंदा। चलो बस करो, ये दीदी दीदा का नाटक बहुत धूल झोंक चुके हम सबकी आंखों में भाई बहन का नाटक करके। बेचारा वीरू जाने कैसे इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा है ये सब, और आज तो हद ही हो गई। घर पर हम सब अड़चन थे ना, इसीलिए चोट का बहाना बनाकर अस्पताल ही उठा लाया कि यहाँ तो एकांत मिलेगा ही। रमेश भौचक के थे। पत्नी के इस रूप की तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। उधर अनुज बेचारा पानी पानी हुआ जा रहा था। जिस सुधा को वह बचपन से बड़ी बहन की तरह मानता चला आया था, उसी को लेकर इतना घृणित आरोप। अब अपनी सफाई में वह बोले भी तो क्या। चुपचाप रमेश के सामने सिर झुकाए खड़ा हुआ था। तभी रमेश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा था, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। फिर पत्नी को लाल आंखों से घूरते हुए बोले, मैं इस सब के पीछे की पूरी कहानी को अच्छी तरह जानता हूँ। तड़पकर सुनंदा वार्ड के बाहर निकल गई और सीधे घर चली आई। घर आकर देखा तो वीरू आ चुका था। यों तो उसे सुधा से कोई लगाव नहीं था, पर उसे घर में ना देखकर पूछना तो बनता ही था। बस फिर क्या था, सुनंदा की तो पांचों उंगलियां घी में थीं। बेटे को भरपूर समझाया, लेकिन बिना किसी पक्के सबूत को हाथ में लिए कोई बात दमदार तो हो नहीं पाती। इसीलिए सुनंदा ने अपने आप को और भी नीचे गिराने में कमी नहीं की। सुधा की सभी रिपोर्ट्स आने तक अस्पताल में रुकना था। यहीं सुनंदा ने अपनी गुट्टी फिट कर ली। सुधा की रिपोर्ट्स के साथ सुनंदा सुधा को भी अस्पताल से ले आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह गर्भवती थी और वही कारण उसके चक्कर और बेहोशी का भी था। सुधा के सिर पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि उसके अनुसार तो यह सरासर झूठ था। उधर वीरू पर इस ब्रह्मास्त्र ने अपना कमाल दिखा ही दिया। उसने तत्काल सुधा को घर से निकाल देने की घोषणा कर दी। बेचारे रमेश पूरे विश्वास के साथ संपूर्ण घटना चक्र को एक षड्यंत्र मानते हुए भी ना कुछ कर पाए, ना बोल पाए, और हारकर सुधा को साथ लेकर गोरखपुर चली गई। आखिर सुधा उनकी जिम्मेदारी थी। सुरेश के घर का ताला एक बार फिर खुल गया। सुधा बीए पास थी, उसने बीएड भी किया हुआ था। रमेश ने उससे कई जगह आवेदन दिलवा दिए और तत्काल उसके रहन सहन की व्यवस्था भी कर दी। रमेश घर वापस लौट आई। उनकी वापसी पर माँ बेटे दोनों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, न उन्होंने ही अपनी तरफ से कुछ कहा। घर का वातावरण तनावपूर्ण था। आवश्यक बातों के अलावा आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। उधर सुधा गोरखपुर में रहते हुए भी पूर्णतः रमेश के ही संरक्षण में थी, जिसकी खबर सुनंदा और वीरू को कानों कान नहीं थी। हर काली रात के बाद सुखद भोर का आगमन होता ही है। सुधा की भी भगवान ने सुन ली और जल्दी ही उसे एक जूनियर हाई स्कूल में नौकरी मिल गई। रमेश ने चैन की सांस ली। सुधा के जीवन की गाड़ी चल निकली, पर फिर भी रमेश उसका पूरा ध्यान रखते थे। उनका हाथ उसके सिर पर बराबर बना ही रहा, क्योंकि उसे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मान ही लिया था। सुनंदा अपनी योजना को मूर्त रूप देने में लगी हुई थी, जिसके लिए वीरू का सुधा से तलाक होना जरूरी था। इसीलिए वह वीरू पर तलाक के लिए बराबर दबाव बना रही थी। उसकी मंशा थी कि जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए तो रंजना भारी भरकम दहेज के साथ उनके घर बहू बनकर आ जाए। पर वीरू था कि किसी न किसी बहाने से टाल जाता था। सुनंदा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो रही थी उसकी। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं वीरू को
असलियत का पता तो नहीं चल गया। कुछ हद तक उसका संदेश सही भी था, क्योंकि भले ही वीरू ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया था, पर उसे चरित्रहीन मानने के लिए भी उसका मन तैयार नहीं था। यही कारण था कि वह इस पूरे घटनाक्रम में खुद को किसी न किसी रूप में दोषी मान ही रहा था, और जोश में आकर उठाए गए कदम ने उसे हीन भावना से जकड़ लिया था। साथ ही उसे अपनी नौकरी पर भी काले बादल मंडराते नजर आ रहे थे। रंजना का खिंचाव यकायक वीरू से एक पोस्ट नीचे काम करने वाले राजेश की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा था। इतना ही होता तो भी गनीमत थी। वीरू मैनेजर था, प्रमोशन की कगार पर खड़ा हुआ था, पर प्रमोशन लिस्ट निकली तो एक तो उसमें वीरू का नाम नदारद था, उल्टा राजेश को पदोन्नत करके सीनियर मैनेजर बना दिया गया था। ना चाहते हुए भी वीरू ने मिल मालिक श्याम नंदन जी से अपनी फरियाद सुनाई। फरियाद के जवाब में उसे टके भर का जवाब मिला, भाई ये सब तो रंजना मैडम का डिपार्टमेंट है। अपने काम में दखलंदाजी उसे कतई पसंद नहीं है, इसी से मैं उसके किए पर कुछ बोलता नहीं हूँ। मुँह लगा होने के कारण वीरू ने कहा, सर मैं इतना पुराना कर्मचारी हूँ, मुझसे जूनियर को मेरे ऊपर बैठाना क्या जायज़ है? देखो वीरू, ये जायज़ नाजायज़ तो मुझे मत बताओ। उनकी भाषा में कुछ तल्खी आ गई थी, जिसे वीरू ने स्पष्ट अनुभव किया। ये सब जांचना परखना तो रंजना मैडम की अपनी सूझबूझ का कमाल है। माना कि तुम एक अच्छे कर्मचारी रहे हो, लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं है कि कोई और तुमसे ज़्यादा लायक और काबिल हो ही नहीं सकता है। उसकी पारखी दृष्टि कभी गलत निर्णय नहीं ले सकती। फिर पल भर ठहर कर बोली, वैसे तुम्हारी जगह तो बरकरार है ही, उस पर तो कोई आँच नहीं न आई है, फिर क्यों परेशान हो? जाओ मस्त रहो। वीरू चुपचाप वहाँ से चला आया। सब कुछ साफ था, आगे कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं था। वीरू तब से अनमना सा रहने लगा था। रंजना का रुख बदल ही चुका था। अपने व्यवहार के बदलाव को वह छिपाना तो चाहती थी, पर सच्चाई भला कहाँ छिप सकती थी। वीरू को आभास हो चुका था कि उसकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। उसने अन्य कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन भी डाल दिए थे। वीरू की मानसिक अवस्था बड़ी अजीब सी हो गई थी। वह ना किसी से कुछ कहता था, ना ही हंसता बोलता था, बस अपने आप में ही घुटता रहता था। एक रोजी रोटी की चिंता तो दूसरी तरफ पत्नी के प्रति किए गए अन्याय को लेकर अपराध बोध की भावना से ग्रसित अपने हृदय की व्यथा कहता भी तो किससे। पूरे परिवार का माहौल तनावपूर्ण चल रहा था कि एक दिन तो वह हो गया जिसकी कल्पना किसी ने स्वप्न में भी नहीं की थी। रमेश और वीरू एक परिचित की बीमार पत्नी को देखने उसी अस्पताल में जा पहुँचे जहाँ सुधा भर्ती की गई थी। कहते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं है और झूठ कभी फलदायी नहीं होता है। रमेश को वहाँ की एक नर्स ने देखते ही पहचान लिया और एकदम से पूछ बैठी, आप सुधा के पिता हैं ना? उसकी वाणी में बेचैनी और सुकून एक साथ ही झलक उठे थे। हाँ, वह मेरी बहू है, रमेश ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। कैसी है सुधा जी? कुछ संदिग्ध सा स्वर था नर्स का और साथ ही आगे बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बेटी, कहो ना। दाहिने बाएं पैनी दृष्टि से देखते हुए नर्स ने बड़े आहिस्ते से कहा, यहाँ नहीं, आइए। कहते हुए नर्स गलियारे के थोड़े एकांत स्थान की ओर बढ़ गई। वीरू भी साथ साथ आगे बढ़ा तो अपरिचित होने के कारण नर्स ने उसे साथ आने से मना कर दिया। एकांत में पहुंचकर नर्स ने जिस सत्य से पर्दा उठाया, उसने रमेश के दिमाग में
तूफान मचा दिया। बाबूजी, मैं छटपटा कर रह गई थी, कुछ बोल नहीं पाई थी उस समय। सुधा जी 2 दिन यहाँ भर्ती रहीं। आप तो पहले ही दिन आए थे जब टेस्ट वगैरह हो रहे थे। दूसरे दिन तो माता जी ही यहाँ आई थीं और एक नहीं 2-3 बार वे यहाँ आईं डॉक्टर मिश्रा से मिलने। फिर रिपोर्ट तैयार होने के बाद डॉक्टर मिश्रा ने सुधा जी के रूम में आकर उन्हें माता जी बधाई हो, आप दादी बनने वाली है कहते हुए रिपोर्ट थमा दी थी। रिपोर्ट में चक्कर और बेहोशी का कारण प्रेगनेंसी दिखाया गया था। रिपोर्ट देखते ही सुधा जी बड़ी जोर से चीखी थी, नहीं ये झूठ है। उनकी चीख सुनकर सारा स्टाफ दौड़ते हुए उनके कमरे में पहुंच गया था, पर डॉक्टर मिश्रा ने सबको डांटते हुए वहां से भगा दिया। इसके बाद माताजी ने उन्हें घसीटते हुए बिस्तर से उतारा और लेकर चली गईं। पल भर रुककर नर्स ने आगे कहा, यहाँ करीब करीब सबको असलियत का पता लग गया था, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा से जिस समय माताजी बातें कर रही थीं, एक वार्ड बॉय किसी काम से उनके कमरे में पहुंच गया था। उनके वार्तालाप के कुछ अंश उसके कानों तक भी पहुंच गए थे। साथ ही नोटों की गड्डी थमाते हुए साक्षात उसकी आंखों ने देख लिया था। उसकी तो उसी दिन नौकरी चली गई, बिना नॉक किए केबिन में घुसने के जुर्म में। इतना कहकर नर्स हौले से मुस्कुरा दी और फिर आगे कहा उसने, वह भी कम नहीं था, जाते जाते पूरे स्टाफ को सच्चाई बताकर ही गया। दरअसल डॉक्टर मिश्रा तो बहुत पहले से ऐसे कामों के लिए मशहूर थे। पैथोलॉजी वाले एक रिपोर्ट तो बना ही चुके थे। जब उन्हें दूसरी रिपोर्ट बनाने को कहा गया तो वहां से भी बात लीक हुई। डॉक्टर मिश्रा को जब कुछ खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने पूरे स्टाफ को अपने कमरे में बुलाया और टाइट करते हुए कहा कि बात अगर अस्पताल से बाहर गई तो किसी की नौकरी नहीं बचेगी। साथ ही निकाले गए वार्ड बॉय का हवाला भी दिया और फिर आप समझ सकते हैं, रोजी रोटी के डर ने सभी के मुंह पर ताला जड़ दिया। आपका पता ठिकाना सब रजिस्टर से गायब कर दिया गया था। इसीलिए जिन 1-2 लोगों के मन में आप तक पहुंचने की इच्छा थी, उनका कोई बस नहीं चला। लेकिन आज आपको देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सच कहने से सुधा जी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, पर माता जी के उस दिन के तेवर देखकर इतना तो हम लोग समझ ही गए थे कि उनके साथ उन्होंने कुछ अच्छा तो नहीं ही किया होगा। सच से पर्दा उठ चुका था। वीरू को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी छोटी सोच के कारण स्वयं से घृणा हो गई। रंजना का भूत तो उतर ही चुका था उस पर से। घर आकर पिता और पुत्र दोनों ने सुनंदा को खूब खरी खोटी सुनाई और तत्काल सुधा को लाने के लिए दोनों ही गोरखपुर रवाना हो गए। सुबह का वक्त था। सुधा विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने दरवाजा खोला। सामने बाबूजी को देखकर उसने झट से चरण स्पर्श कर प्रणाम किया, पर उनकी आड़ में खड़े वीरू को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपने संस्कारों का मान रखते हुए उसने पति के भी चरण स्पर्श किए तो उसकी शालीनता देखकर रमेश का हृदय भर आया। जलपान आदि के बाद थोड़ा व्यवस्थित होकर बैठने पर अपने आने का कारण स्पष्ट करते हुए रमेश एक प्रकार से बहू से क्षमा ही मांग बैठे। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सुरेश भैया को दिया हुआ वचन ठीक से नहीं निभा पाया, पर मुझे भूल सुधारने का मौका तो तुम्हें देना ही पड़ेगा कहते हुए उससे साथ चलने के लिए कहा तो अब तक चुप बैठा वीरू भी अपने आप को रोक ना सका। मुझे पछतावा है कि मैं माँ के कहने में चलता रहा। उनकी धन की भूख के आगे सामने रखे हीरे को पहचान ना सका।
फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, घर वापस चलो। पिता पुत्र का अनुमान था कि इतनी अनुनय विनय के बाद सुधा खुशी खुशी उनके साथ चली आएगी, पर वे गलत थे। सुधा ने कड़े शब्दों में वापस जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। बाबूजी, अब वापस तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आपका मैं सम्मान करती हूँ, आप मेरे पिता तुल्य हैं, सदा रहेंगे भी। और वीरू की ओर इशारा करके, और ये सदा मेरे पति रहेंगे, मेरी आखिरी सांस तक। हाँ, ये मेरे साथ रहना चाहें तो यहाँ आकर रह सकते हैं। मैं जैसी भी हूँ अब यही ठीक हूँ। रमेश और वीरू का मुंह खुले का खुला रह गया। रमेश खुश थे कि आज सुधा को कष्टों ने इतना साहसी और दृढ़ बना दिया है, जो कि उनकी सोच के परे था। सुरेश को दिया हुआ वचन भी आज सही मायने में पूरा हो गया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।